प्यारे बच्चों, आज हम पाठ एक पुस्तिका संचयन से, जिसका नाम है गिल्लू, लेखिका महादेवी वर्मा द्वारा यह पाठ लिखित है। इस पाठ को शायद आप पहले भी पढ़ चुके होंगे। तो चलते हैं पाठ की तरफ। सोनजूही में आज एक पीली कली लगी है। सोनजूही का अर्थ होता है एक पुष्प होता है। आपने देखा होगा पीले रंग का पुष्प जो एक पेड़ पर लगे रहते हैं, छोटे छोटे से पीले रंग के पुष्प, फूल। सोनजूही में आज एक पीली कली लगी है। इसे देखकर अनायास का अर्थ होता है अचानक। इसे देखकर अचानक ही उस छोटे जीव का स्मरण हो आया, उसकी याद आ गई जो इस लता की सघन हरितमा में छिपकर बैठता था। अर्थात एक ऐसे जीव का मुझे याद आ गया जो इन सघन मतलब जो घनी हरियाली है, हरितमा मतलब हरियाली में छिपकर बैठता था और फिर मेरे निकट पहुंचते ही कंधे पर कूदकर मुझे चौंका देता था। तब मुझे कली की खोज रहती थी। वह आज उस लघु प्राण लघु प्राण का अर्थ होता है छोटा जीव, पर आज उस छोटे जीव की खोज है। परंतु वह तो अब तक इस सोनजूही की जड़ में मिट्टी होकर मिल गया होगा। कौन जाने स्वर्णिम कली के बहाने वही मुझे चौंकाने ऊपर आ गया हो। अचानक एक दिन सवेरे कमरे से बरामदे में आकर मैंने देखा दो कौए एक गमले के चारों ओर चोंचों से छुआछुएवल जैसा खेल रहे थे। अर्थात एक दिन जब सुबह मैं कमरे से बरामदे में आई तो मैंने क्या देखा कि दो कौए क्या कर रहे थे। एक गमला था, उसके चारों तरफ एक खेल रहे थे, चोंचों से प्रहार कर रहे थे, चुपके से छूकर छुप जाना और फिर छूना। छुआछुएल मतलब चुपके से छूकर छुप जाना और फिर छूना। ठीक है, इस तरह का एक खेल रहे थे। यह काक भुसंडी भी विचित्र पक्षी है, एक साथ समादरित, अनादरित, अति सम्मानित, अति अवमानित। काक भुसंडी एक पक्षी का नाम है। उसका यहाँ पर वर्णन किया गया है कि एक साथ समादरित का अर्थ होता है विशेष आदर करना, और अनादरित का आदर का अभाव मतलब तिरस्कार करना। अर्थात अति सम्मानित और अति अवमानित। ठीक है, हमारे बेचारे पुरखे न गरुड़ के रूप में आ सकते हैं, न मयूर के, न हंस के। उन्हें पितर पक्ष में हमसे कुछ पाने के लिए काक बनकर ही अवतीर्ण होना पड़ता है। क्या बता रही है लेखिका इसमें कि आपने देखा होगा कि जब हम श्राद्ध खिलाते हैं, श्राद्ध में हम किसको बुलाते हैं, किसको भोजन डालते हैं। एक तो ब्राह्मणों को खिलाया जाता है, और किसको, और छत पर या हम खुले में कहीं जाकर किसको भोजन खिलाते हैं, कौए को। और माना जाता है कि कौए आते हैं, अर्थात हमारे जो पूर्वज हैं, जो पुरखे हैं हमारे, वो हैं ये। तो इसलिए लेखिका ने क्या कहा है, हमारे बेचारे पुरखे ना तो गरुड़ के रूप में आ सकते हैं, और ना ही मयूर के, और ना ही हंस के। उन्हें किसके रूप में आना पड़ता है, कौए के, काक के रूप में आना पड़ता है, अवतीर्ण होना पड़ता है। अवतीर्ण का अर्थ होता है प्रकट होना पड़ता है। इतना ही नहीं, हमारे दूरस्थ प्रियजनों को भी अपने आने का मधुर संदेश इनके कर्कश स्वर में ही देना पड़ता है। देखिए, आप जानते ही हैं, जब कौआ सुबह सुबह छत पर आवाज़ लगाता है, काँव काँव करता है, तो हमें क्या लगता है कि कोई हमारे घर मेहमान आने वाला है।
तो उसी के लिए लेखिका ने कहा है कि जो कौआ है, हम और पक्षी को ऐसा नहीं मानते, लेकिन कौए के साथ हम ऐसा मानते हैं, और उसकी आवाज़ इतनी कर्कश होती है लेकिन फिर भी वो इन कार्य में काम आता है। दूसरी ओर हम कौआ और काँव काँव करने को अवमानना के अर्थ में ही प्रयुक्त करते हैं। कौए को अच्छा नहीं मानते और उसकी जो आवाज़ है, जो कर्कश आवाज़ है उसकी, वो भी अच्छी नहीं होती। एक तरफ हम ये भी मानते हैं और एक तरफ हम उन्हें खिलाते भी हैं, और उनसे जब वो आवाज़ लगाते हैं तो किसी के आने का संदेश भी देते हैं। तो दोनों ही बात की है उन्होंने, उसके समादरित का भी और अनादरित भी, अर्थात विशेष आदर का भाव भी और तिरस्कार का भाव भी। मेरे काक पुराण के विवेचन में अचानक बाधा आ पड़ी, क्योंकि गमले और दीवार की संधि में छिपे एक छोटे से जीव पर मेरी दृष्टि रुक गई। लेखिका ने क्या देखा कि गमले के पास एक छोटा सा जीव है और वहीं पर उसकी आंखें रुक गई हैं। निकट जाकर देखा, गिलहरी का छोटा सा बच्चा है जो संभवतः घोंसले से गिर पड़ा है, और अब कौए जिसमें सुलभ आहार खोज रहे हैं। उसने देखा है कि पेड़ से एक गिलहरी का बच्चा था, वो गमले के पास जाकर छिप गया जो पेड़ से गिर गया था, और जो कौए हैं उस पर चोंच से प्रहार कर रहे हैं, अर्थात उसे अपना निवाला बनाना चाहते हैं, उसे अपना भोजन बनाना चाहते हैं। काकद्वय की चोंचों के 2 घाव उस लघु प्राण के लिए बहुत थे। काकद्वय, द्वय मतलब 2, 2 कौए की चोंचों के जो 2 घाव थे उस छोटे से जीव के लिए वो बहुत थे। अतः वह निश्चेष्ट सा गमले में चिपटा पड़ा था। निश्चेष्ट मतलब बिना किसी हरकत किए, शांत बिल्कुल उस पर गमले में जितना अंदर हो सकता था उतना अंदर होके चुपका पड़ा था। सबने कहा, कौए की चोंच का घाव लगने के बाद वह बच नहीं सकता, अतः इसे ऐसे ही रहने दिया जाए। उसके घाव हो गए थे, सब कहने लगे कि इसको ऐसे ही रहने दो, ये सही तो होगा नहीं। लेकिन आगे क्या हुआ? परंतु मन नहीं माना, लेखिका का मन नहीं माना। उसे हौले से उठाकर अपने कमरे में लाई, फिर रुई से रक्त पोंछकर घाव पर पेंसिलिन का मरहम लगाया। उसको अपने घर में ले आई गिलहरी के बच्चे को, और उसके घाव पर क्या किया, रुई से उसके रक्त को साफ किया और उस पर पेंसिलिन का मरहम लगाया। रुई की पतली बत्ती दूध में भिगोकर जैसे जैसे उसके नन्हे से मुंह में लगाई, पर मुंह खुल ना सका और दूध की बूंदें दोनों ओर ढुलक गईं। ढुलक गई मतलब इधर उधर गिर गई। आपने देखा है कि मुंह में अगर किसी को कुछ पिलाया जाए, किसी को पिलाया जाता है, मुंह में दिया जाता है लिक्विड, अगर वो नहीं पी रहा हो तो इधर उधर गिर जाता है। वो स्थिति इस समय गिलहरी के साथ हो रही थी कि लेखिका उसे रुई से, जो बत्ती से उसे पिला रही थी दूध, लेकिन दूध वो मुँह ही नहीं खोल रहा था और दूध इधर से उधर ढुलक रहा था, गिर रहा था। कई घंटों के उपचार के उपरांत उसके मुंह में 1 बूंद पानी टपकाया जा सका। केवल 1 बूंद उसने पानी पिया। तीसरे दिन वह इतना अच्छा और आश्वस्त मतलब स्वस्थ हो गया, निश्चिंत हो गया कि मेरी उंगली अपने 2 नन्हे पंजों से पकड़कर नीले कांच के मोतियों जैसी आँखों से इधर उधर देखने लगा। कई घंटे के जब उपचार हो गया तो फिर तीसरा दिन जब आया तो वह बहुत अच्छा हो गया था। अब बिना किसी हरकत के वह आश्वस्त का मतलब निश्चिंत, वह निश्चिंत हो गया। उसे कोई भय इतना नहीं था और उसने मेरी उंगली अपने 2 नन्हे पंजों से पकड़ ली और उसकी जो आँखें थी वो ऐसे लग रही थी जैसे नीले कांच के मोती हों, और इस तरह से वो चमक रही थी। 3-4 मास में उसके स्निग्ध रोएं, झब्बेदार पूंछ और चंचल चमकीली आँखें सबको विस्मित करने लगी। 3-4 महीने के बाद क्या हुआ, उसमें स्निग्ध रोए मतलब जो चिकने बाल आपने देखा होगा तो स्निग्ध उसके लिए प्रयोग है। चिकने जो आपने देखा उसके रोए से होते हैं, उसके ऊपर जो बाल से घने घने से होते हैं वो, और झब्बेदार उसकी पूंछ आप गिलहरी की देखी होगी, उस पर बाल से होते हैं, झब्बेदार होती है, और चंचल चमकीली आँखें सबको विस्मित करने लगी। जब 3-4 महीने का वो हो चुका था तो उसकी आकृति बदल चुकी थी, उसके ऊपर रोए जो थे वो आ चुके थे, चमकीले बन चुके थे, और उसकी पूंछ झब्बेदार हो चुकी थी, और उसकी आँखें सबको आश्चर्यचकित करने वाली लग रही थी।
हमने उसकी जातिवाचक संज्ञा को व्यक्तिवाचक का नाम दे दिया। देखिए, जातिवाचक संज्ञा आपने पढ़ा ही होगा, जो किसी जाति का बोध कराते हैं शब्द, और व्यक्तिवाचक जो किसी का नाम, स्थान, ठीक है। तो व्यक्तिवाचक में अब क्या हुआ, यहाँ पर पहले उसका कोई नाम नहीं था लेकिन हमने उसका नाम रख दिया, फिर मतलब उसे जातिवाचक से क्या बना दिया, व्यक्तिवाचक बना दिया। और इस प्रकार हम उसे गिल्लू कहकर बुलाने लगे। उसका नाम क्या रख दिया, गिल्लू। मैंने फूल रखने की एक हल्की डलिया में रुई बिछाकर उसे तार से खिड़की पर लटका दिया। जिसमें फूल रखे जाते हैं उसकी एक हल्की सी डलिया थी, उसी में क्या किया लेखिका ने, रुई बिछाकर उसे तार से खिड़की पर लटका दिया। वहीं 2 वर्ष बिल्लू का घर रहा। जो वही डलिया थी वही उसका घर था। वह स्वयं हिलाकर अपने घर में झूलता और अपनी कांच के मनकों सी आंखों से कमरे के भीतर और खिड़की से बाहर न जाने क्या देखता समझता रहता था। क्या करने लगा वो फिर, जो उसकी आंखें थी कांच की तरह, जो उसकी आंखें थी उससे वह कमरे के भीतर और खिड़की से बाहर, कमरे के भीतर देखता, कभी खिड़की से बाहर, न जाने क्या क्या देखता रहता और क्या समझता था। परंतु उसकी समझदारी और कार्यकलाप पर सबको आश्चर्य होता था। वो बहुत समझदार था, उसके द्वारा किए गए जो कार्य थे वो बहुत आश्चर्यचकित थे। जब मैं लिखने बैठती तब अपनी ओर मेरा ध्यान आकर्षित करने की उसे इतनी तीव्र इच्छा होती थी कि उसने एक अच्छा उपाय खोज निकाला। क्या उपाय था वो? जब भी लेखिका कुछ लिखने बैठती थी तो अपनी ओर लेखिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए वो कुछ करता था। वो क्या था? वह मेरे पैर तक आकर सर से पर्दे पर चढ़ जाता, मेरे पैर तक आता और पर्दे पर चढ़ जाता और फिर उसी तेज़ी से उतरता। उसका यह दौड़ने का क्रम तब तक चलता जब तक मैं उसे पकड़ने के लिए ना उठती। कभी मैं गिल्लू को पकड़कर एक लंबे लिफाफे में इस प्रकार रख देती कि उसके अगले 2 पंजे और सिर के अतिरिक्त सारा लघुगात का मतलब होता है जो उसका छोटा सा शरीर था, लिफाफे के भीतर बंद रहता। मैं उसे कभी कभी क्या करती थी, उसको पकड़ लेती थी और जो लिफाफा, जो एनवलप होते हैं हमारे, उसमें उसको रख देती थी। कैसी स्थिति में कि उसका जो सिर है और उसके जो पंजे हैं, केवल आगे वाले जो 2 पंजे हैं वो बाहर रहते थे, बाकी शरीर उसका अंदर रहता था, बंद रहता था। इस अद्भुत स्थिति में कभी कभी घंटों मेज पर दीवार के सहारे खड़ा रहकर वह अपनी चमकीली आंखों से मेरा कार्यकलाप देखा करता। जो ये स्थिति उसकी होती थी उसमें वो क्या करता था, घंटों मेज पर दीवार के सहारे खड़ा रहकर क्या करता था, अपनी आंखों से ये सब कार्य जो मैं कर रही थी वो देखता रहता था। भूख लगने पर चिक चिक करके मानो वह मुझे सूचना देता और काजू या बिस्किट मिल जाने पर उसी स्थिति में लिफाफे से बाहर वाले पंजे से पकड़कर उसे कुतरता। जब उसे भूख लगती, चिक चिक की आवाज़ करने लग जाता था वो, और मैं समझ जाती थी कि उसे भूख लगी है, और मैं उसे काजू और बिस्किट जब उसे मिल जाते थे तो लिफाफे से बाहर वाले जो उसके पंजे थे लिफाफे के, उनसे ही पकड़ता और कुतर कुतर कर अपना खा लेता था। फिर गिल्लू के जीवन का प्रथम बसंत आया। नीम चमेली की गंध मेरे कमरे में हौले हौले आने लगी। बसंत ऋतु आ चुकी थी और नीम और चमेली की जो गंध थी मेरे कमरे में, गंध मतलब उसकी जो खुशबू आती थी, वह मेरे कमरे में आने लगी। बाहर की गिलहरियाँ खिड़की की जाली के पास आकर चिक चिक करके न जाने क्या कहने लगी। जो बाहर और गिलहरियाँ थीं वो खिड़की पर आ जाती और चिक चिक करती, और मुझे पता नहीं वो क्या कहना चाहती थीं। गिल्लू को जाली के पास बैठकर अपनेपन से बाहर झांकते देखकर मुझे लगा कि इसे मुक्त करना आवश्यक है। लेखिका ने जब देखा कि और गिलहरियाँ खिड़की के बाहर आकर अंदर देखती हैं तो लेखिका को लगा कि हो सकता है जो गिल्लू मेरे पास है, जो गिलहरी मेरे पास है, वह भी शायद बाहर जाना चाहती हो। तो लेखिका के मन में भी विचार आया कि मैं इसे क्यों ना मुक्त कर दूं। मैंने कीलें निकालकर जाली का एक कोना खोल दिया। लेखिका ने क्या किया कि जो जाली लग रही थी उस पर उसका कील निकाली और उसको थोड़ा सा खोल दिया जिससे कि गिल्लू बाहर जा सके।
और इस मार्ग से गिल्लू ने बाहर जाने पर सचमुच ही मुक्ति की सांस ली और गिल्लू बाहर चला गया और उसे ऐसा लगा कि उसने मुक्ति की सांस ली है। गिल्लू ने इतने छोटे जीव को घर में पले कुत्ते बिल्लियों से बचाना भी एक समस्या ही थी। घर पे कुत्ता बिल्ली कुछ भी आ सकते थे, इसलिए उस जीव को बचाना मेरे लिए बड़ा मुश्किल था। आवश्यक कागज़ पत्रों के कारण मेरे बाहर जाने पर कमरा बंद ही रहता है। मेरे कॉलेज से लौटने पर जैसे ही कमरा खोला गया और मैंने भीतर पैर रखा, वैसे ही गिल्लू अपने जाली के द्वार से भीतर आकर मेरे पैर से सिर और सिर से पैर तक दौड़ लगाने लगा। क्या हुआ? आवश्यक कागज़ पत्रों के कारण जब लेखिका चली जाती थी बाहर, कॉलेज जाती थी, तो क्या होता था, कमरा बंद रहता था। जब उनका कमरा बंद रहता था, जब वो घर आई तो उन्होंने जब अपना कमरा खोला तो उन्होंने क्या देखा कि जो गिल्लू था वहाँ मौजूद था और उसकी वही हरकत क्या कि मेरे पैर से सिर और सिर से पैर तक दौड़ लगा रहा था। तब से यह नृत्य का क्रम हो गया। मेरे कमरे से बाहर जाने पर गिल्लू भी खिड़की की खुली जाली की राह बाहर चला जाता और दिन भर गिलहरियों के झुंड का नेता बना हर डाल पर उछलता कूदता रहता और ठीक 4 बजे वह खिड़की से भीतर आकर अपने झूले में झूलने लगता। मुझे चौंकाने की इच्छा उसमें न जाने कब और कैसे उत्पन्न हो गई। कभी फूलदान के फूलों में छिप जाता, कभी पर्दे की चुन्नट में और कभी सौंजूही की पत्तियों में। मेरे पास बहुत से पशु पक्षी हैं और उनका मुझसे लगाव भी कम नहीं है, परंतु उनमें से किसी को मेरे साथ मेरी थाली में खाने की हिम्मत हुई है ऐसा मुझे स्मरण नहीं आता। कोई भी ऐसा पशु पक्षी उनके यहाँ नहीं था जिसकी इतनी हिम्मत हुई हो कि उनके साथ उनकी थाली में खा ले। गिल्लू उनमें अपवाद था। गिल्लू उनमें अपवाद का अर्थ होता है सामान्य नियम को बाधित या मर्यादित करने वाला। गिल्लू ने वो नियम मेरा तोड़ दिया था। मैं जैसे ही खाने के कमरे में पहुंचती, वह खिड़की से निकलकर आंगन की दीवार बरामदे पार करके मेज पर पहुंच जाता और मेरी थाली में बैठ जाना चाहता। बड़ी कठिनाई से मैंने उसे थाली के पास बैठना सिखाया, जहां बैठकर वह मेरी थाली में से एक एक चावल उठाकर बड़ी सफाई से खाता रहता। काजू उसका प्रिय खाद्य था। उसका जो प्रिय भोजन था वो काजू था और कई दिन काजू न मिलने पर वह अन्य खाने की चीज़ें या तो लेना बंद कर देता था या झूले से नीचे फेंक देता था। उसे और कुछ पसंद ही नहीं था, आप उसे कुछ भी दो वो उसको फेंक देता था अपनी उस डलिया से भी। उसी बीच मुझे मोटर दुर्घटना में आहत होकर कुछ दिन अस्पताल में रहना पड़ा। लेखिका का एक मोटर दुर्घटना अर्थात एक्सीडेंट हो गया था, जिसके कारण उन्हें अस्पताल में रहना पड़ा था। उन दिनों जब मेरे कमरे का दरवाज़ा खोला जाता, गिल्लू अपने झूले से उतरकर दौड़ता और फिर किसी दूसरे को देखकर उसी तेज़ी से अपने घोंसले में जा बैठता। मेरे कमरे को जब कोई और खोलता था तो गिल्लू को लगता था कि शायद मैं हूँ और वो तेज़ी से दौड़कर आता था, लेकिन जब वो देखता था कि और कोई है, किसी और ने खोला है गेट, तो वह पुनः वापस अपने वहीं स्थान पर जाकर बैठ जाता था। सब उसे काजू दे आते, परंतु अस्पताल से लौटकर जब मैंने उसके झूले की सफाई की तो उसमें काजू भरे मिले। क्या हुआ कि उन्होंने कह दिया किसी से कि काजू खाता है उसको दे देना। वो व्यक्ति घर जाकर काजू दे आता था, लेकिन जब लेखिका स्वस्थ होकर घर पहुंचती हैं तो वो क्या देखती हैं कि लेखिका जब घर पहुंचती हैं उनकी यह थोड़ी हालत में सुधार हो जाता है और घर पहुंचती हैं तो वो क्या देखती हैं कि जो काजू उस व्यक्ति ने गिल्लू को दिए थे वो काजू जैसे थे वैसे के वैसे ही उसकी टोकरी में उस जहाँ पर वो रहता था उस झूले में पड़े हुए थे, जिनसे ज्ञात होता था कि वह उन दिनों अपना प्रिय खाद्य कितना कम खाता रहा। उससे लेखिका को लगा कि मेरे ना होने की वजह से ये खाना भी सही से नहीं खा पा रहा था। मेरी अस्वस्थता में वह तकिए पर सिरहाने बैठकर अपने नन्हे नन्हे पंजों से मेरे सिर और बालों को इतने हौले हौले सहलाता रहता कि उसका हटना एक परिचारिका के हटने के समान लगता। जब मैं अस्वस्थ थी तो वह क्या करता, मेरे तकिए के पास आ जाता, मेरे सिरहाने पर बैठकर
जो उसके छोटे छोटे से पंजे थे नन्हे नन्हे से, उनसे क्या करता था, मेरे सिर और बालों को इतने हौले हौले से सहलाता रहता कि उसका हटना एक परिचारिका, परिचारिका का अर्थ होता है सेविका, जैसे कोई सेविका मेरी सेवा कर रही है उसके समान वो लगता था। गर्मियों में जब मैं दोपहर में काम करती रहती तो गिल्लू ना बाहर जाता ना अपने झूले में बैठता। उसने मेरे निकट रहने के साथ गर्मी से बचने का एक सर्वथा नया उपाय खोज निकाला था। गर्मी से बचने के लिए वो क्या करता था, ना तो बाहर जा रहा था ना अपने झूले में बैठ रहा था। क्या कर रहा था वह मेरे पास रखी सुराही पर लेट जाता। एक सुराही जिसमें पानी भरा हुआ था, तो वो ठंडी थी, तो वो क्या करता था, उसके ऊपर लेट जाता था और इस प्रकार समीप भी रहता और ठंडक में भी रहता। गिलहरियों के जीवन की अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं होती। जो गिलहरी हैं इनका जीवन 2 वर्ष ही होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता। अतः गिल्लू के जीवन यात्रा का अंत आ ही गया। दिन भर उसने ना कुछ खाया ना बाहर गया। रात में अंत की यातना में भी वह अपने झूले से उतरकर मेरे बिस्तर पर आया। जब उसका अंत आने वाला था तो वो मेरे बिस्तर पर आ गया, अपने झूले से उतर गया और ठंडे पंजों से मेरी वही उंगली पकड़कर हाथ से चिपक गया। उसके पंजे ठंडे पड़ चुके थे और वह मेरी उंगली पकड़कर हाथ से चिपक गया, जिसे उसने अपने बचपन की मरणासन स्थिति में पकड़ा था। इसने वही उंगली पकड़ी जब वो बचपन में मरने वाला था, उस स्थिति में उसने पकड़ा था। वही स्थिति आज पुनः आ गई थी। पंजे इतने ठंडे हो रहे थे कि मैंने जागकर हीटर जलाया और उसे उष्णता देने का प्रयत्न किया। उष्णता का अर्थ होता है गर्मी। परंतु प्रभात की प्रथम किरण के स्पर्श के साथ ही वह किसी और जीवन में जागने के लिए सो गया। सुबह की पहली किरण उसके लिए क्या थी, उसका जीवन समाप्त हो गया था। उसका झूला उतार कर रख दिया गया है। अब लेखिका बता रहे हैं आगे की प्रतिक्रिया। उसका झूला उतार कर रख दिया गया है और खिड़की की जाली बंद कर दी गई है, परंतु गिलहरियों की नई पीढ़ी जाली के उस पार चिक चिक करती ही रहती है और सौन जूही पर बसंत आता ही रहता है। सौन जूही की लता के नीचे गिल्लू की समाधि दी गई है। उन्होंने क्या किया, जो सौन जूही की लता थी उसी के नीचे उस गिल्लू को समाधि दे दी, उसको दफना दिया। इसलिए भी कि उसे यह लता सबसे अधिक प्रिय थी, इसलिए भी कि उस लघु गाथ का किसी वासंती दिन जूही की पीताब, जूही की पीताब का अर्थ होता है पीले रंग की छोटे फूल में खिल जाने का विश्वास मुझे संतोष देता है। लेखिका क्या कह रही हैं कि मैंने उसकी समाधि को वहाँ पर क्यों बनाया, क्योंकि जिस लता पर वो रहता था उसी लता के नीचे उन्होंने उसकी समाधि बना दी, क्योंकि वह उसको सबसे ज़्यादा प्रिय थी। ठीक है, आप पाठ अच्छे से समझ ही गए होंगे। धन्यवाद।